हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टेक सिविल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस तरीके से आपका नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है IS कोड 456 का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने बता दिया है कि पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूँगा, वो इधर मैं फिर से इनलिस्ट कर देता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट, इसके बारे में है। दूसरा है स्ट्रेंथ अचीव इन 28 डेज बाय कंक्रीट। जो थर्ड है वो स्ट्रिपिंग और डी शटरिंग टाइम ऑफ शटरिंग फॉर कंक्रीट। एंड जो फोर्थ पॉइंट है डेड लोड फॉर डेंसिटी, मतलब जो कंक्रीट का डेड लोड या डेंसिटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट होता है वो पेज नंबर 27 पे क्लाउज नंबर 13.5.1 में दिया हुआ है। तो जो पहला है पॉइंट मैंने जो लिखा है, पॉइंट आउट किया है 456 से, वो एटलीस्ट 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जिस दिन हमने कंक्रीट प्लेस किया वहाँ उस दिन से 7 दिन तक हम कम से कम क्यूरिंग पीरियड करेंगे। ये IS कोड 456 में दिया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, लेकिन 10 डेज मिनिमम होना चाहिए, वो भी जब मिनरल एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट उस पोर्टलैंड सीमेंट में यूज किया गया हो कंक्रीट में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट 10 डेज इन ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन। जहाँ हॉट वेदर कंडीशन होता है तो और ड्राई होता है कंडीशन, वहाँ 10 डेज कम से कम मिनिमम क्या है क्यूरिंग पीरियड है। और जो मिनिमम डेज होता है उसको हम कभी कभी एक्सटेंड कर देते हैं 14 दिन, वो कंडीशंस के ऊपर रहता है। तो ये मैं नहीं, यहाँ से सब मैं पॉइंट आउट किया हूँ। क्लाउज नंबर 13.5.1 में देख सकते हैं कि जो हम इधर लिखा हुआ है केप्ट constantly wait for at least 7 days from the date of placing concrete in case of ordinary पोर्टलैंड सीमेंट में, OPC में। तो दोस्तों यहाँ पूरा पॉइंट दिया हुआ है, मैंने जो डिस्कस किया है वही 456 में क्लाउज नंबर 13.5.1 में। अभी हम देखेंगे कि 28 डेज में कितना स्ट्रेंथ अचीव करता है। तो दोस्तों जैसे हम 150 mm का जो कंक्रीट क्यूब बनाते हैं, उसको अगर हम 28 डेज तक क्यूरिंग करते हैं, कंक्रीट से क्यूब बनाए, उसका जो स्ट्रेंथ बना, जो कंक्रीट हुआ साइड पे, उसका जो स्ट्रेंथ आना चाहिए वो होना चाहिए 90%, उससे कम नहीं, उससे अबव चलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है वेरी क्लियरली। और भी अगर आपको देखना है कि क्यूब जो टेस्टिंग है वो कैसे, उसका साइज वाइज कितना स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए 28 डेज में, क्योंकि कंक्रीट का जो टेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ का वो क्यूब के थ्रू ही करेंगे। तो वो IS कोड 516 में उसमें एलोबोरेट करके दिया हुआ है, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। दोस्तों एक पॉइंट में ऐड करते चलूँगा, क्लाउज नंबर 5.4.2 में pH वैल्यू ऑफ वाटर जो कंक्रीट के लिए करते हैं या मोटर के लिए जो दिया है वो नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है, ये pH वैल्यू ऑफ कंक्रीट है। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि स्ट्रिपिंग पीरियड क्या होना चाहिए, मतलब डी शटरिंग पीरियड क्या होना चाहिए। तो जो पहला है वर्टिकल फॉर्मवर्क और कॉलम्स, ठीक है, वॉल और बीम्स जो वर्टिकल में रहेंगे, उसके लिए 16 से 24 घंटे तक हम फॉर्मवर्क रख सकते हैं, फिर उसके बाद हम डी शटरिंग कर सकते हैं। जैसे कॉलम हो गया, कॉलम का डी शटरिंग हम 16 से 24 घंटे में उसको डी शटरिंग करके उसका क्यूरिंग चालू कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम देखेंगे सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, मतलब जो स्लैब के नीचे बॉटम पार्ट में जो लगा रहता है शटरिंग, उसको हम निकालने के लिए कम से कम 3 दिन लगता है। लेकिन जो हम निकालते हैं उसके बाद इमीडिएटली क्या करना है, प्रॉप लगा देना है। मतलब जो हमारा
प्रॉप होता है बॉटम सॉफिट में लगाने वाला, जिस पे हमारा पूरा शटरिंग रेस्ट होता है, उसको हम वापस लगा देंगे, जो हम डिशटरिंग निकालते हैं उसको। फिर उसके जो डिशटर करने के बाद हम प्रॉप को लगा देंगे, ठीक। उसी तरीके से सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम, जो बीम का सॉफिट है उसका फॉर्मवर्क को जो हम निकालेंगे वो 7 डेज के बाद ही निकालेंगे, उसके पहले नहीं। अगर 7 डेज के बाद हम निकालते हैं ओके, लेकिन उसमें हमको क्या करना है, प्रॉप लगाना ही है, ठीक है। वो प्रॉप कितने दिन रखना है वो स्पैनिंग के ऊपर डिपेंड है, जो कि डी में दिया हुआ है। डी में इधर एक्सप्लेन किया है, प्रॉप्स टू स्लैब और प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेस, डी और ई में। तो हम स्लैब में देखेंगे कि प्रॉप्स हम जो लगाते हैं डी शटरिंग के बाद, स्लैब में 3 दिन के बाद जो हम जो डी शटरिंग करते हैं, जो प्रॉप लगाते हैं, तो स्पैनिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कि उस प्रॉप को हम कितने दिन रखेंगे और निकालेंगे कब। तो उसी तरीके से जगह अगर स्पैन है 4.5 से ज़्यादा मीटर ज़्यादा का अगर स्लैब है तो 7 डेज तक प्रॉप्स लगाना है। उसी तरीके से अगर स्पैनिंग 4.5 मीटर से ज़्यादा हो तो 14 दिन तक हमको प्रॉप लगा के रखना है और क्यूरिंग भी साइमल्टेनियसली करना है। उसी तरीके से ई जो पॉइंट है, बीम में जो प्रॉप्स रहता है, अगर स्पैनिंग बीम और आर्चेस के लिए, दोनों के लिए इधर एक्सप्लेन किया है, स्पैनिंग अप टू 6 मीटर है तो 14 डेज ओके, उसके बाद आप प्रॉप निकाल सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप स्टार्टिंग से क्यूरिंग भी करते रहिए। उसी तरीके जो स्पैनिंग ओवर 6 मीटर, अगर उसका बीम का स्पैनिंग 6 मीटर हो जाता है तो 21 डेज तक उसका प्रॉप्स लगा होना चाहिए, उसको हम निकालना नहीं है, उस पर हम रेस्ट करके रखेंगे। तो दोस्तों ये है ऑल अबाउट स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ फॉर्मवर्क। मतलब ये जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। वो 15 डिग्री सेल्सियस, जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम नहीं होता है और ओपीसी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं, वहाँ के लिए ये सब क्राइटेरिया एडिक्वेट है, सूटेबल है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे डेड लोड, जो कि मेरा चौथा पॉइंट है कि कंक्रीट का डेड लोड कितना होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कितना होता है वो देखेंगे। 456 क्लाउज नंबर 19.2 में जो दिया है, इधर 19.2.1 में दिया है जो द यूनिट वेट ऑफ प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्स कंक्रीट, दोनों के लिए। प्लेन कंक्रीट के लिए 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और रेनफोर्समेंट के लिए रेनफोर्स कंक्रीट जो हम यूज करते हैं, पीसीसी के लिए हम जो कंक्रीट यूज करेंगे उसका डेंसिटी रहेगा 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए जो कंक्रीट यूज करेंगे विथ सैंड एंड ग्रेवल से बना हुआ जो कंक्रीट रहेगा, उसका जो हम डेंसिटी कंसीडर करते हैं 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है दोस्तों। तो इधर आईएस कोड में दिया हुआ है। एक पॉइंट और दिया है जो मैं बताना चाहता था कि जो आईएस 875 पार्ट 1 में जो डेड लोड के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसमें यूनिट लोड हर मटेरियल का दिया हुआ है, वहां से हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेड लोड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट भी देखिए, वो भी आईएस कोड पे आधारित है और उसमें जो पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब जो मिनिमम अमाउंट लगना चाहिए कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए, जो हम कैलकुलेट करते हैं लमसम में, तो वो भी दिया हुआ है आईएस कोड में, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, उसका नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके बारे में क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट 3 में। उसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट रहेगा, डोसेज ऑफ डिफरेंट रिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स, जो भी हम रिटार्डर्स यूज करते हैं उसके डोसेज कितना होना चाहिए और कितना परसेंटेज रहता है कंक्रीट में, वो भी आईएस कोड के थ्रू हम सीखेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है, बार बेंडिंग रूल्स क्या होता है, और वो आईएस कोड 2502 में दिया हुआ है। ये भी ये पॉइंट क्लाउज नंबर के हिसाब से, जो क्लाउज नंबर दिया हुआ है 456 में, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट भी देखिए। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।